The heat of the Lok Sabha elections is on, and after Uttar Pradesh, it is Maharashtra which sends the highest number of MPs in the parliament. It's a whopping 48 seats. Today, we have with us one of the youngest chief ministers of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis. Sir, Network 18 में आपका स्वागत है और हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सर, एकदम संक्षिप्त में अगर हम पूछें कि आपके सबसे बड़ी 3 उपलब्धियां और ऐसे 3 क्षेत्र जहां पे आप फेलियर देखते हैं खुद के लिए, तो आप संक्षिप्त में कैसे ये डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां तक उपलब्धियों की बात है तो आपने बड़ा कठिन प्रश्न मुझे पूछा, क्योंकि 3 उपलब्धियां गिनाना ये सारी उपलब्धियों पे अन्याय होगा और इसको कौन से क्रम से मैं बताऊं, ये मेरे सामने प्रश्न है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जलयुक्त शिवार, ये जो मेरी योजना है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज महाराष्ट्र में बहुत सूखा पड़ा है और पिछले 4 सालों में 3 साल का सूखा है। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा अफेक्ट करेगा आपको दोनों इलेक्शंस में? अभी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर उसके ऊपर हम आएंगे। इस सूखे के बावजूद आज केवल 70% बारिश गिरने के बाद और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में, विदर्भ के कुछ इलाकों में 50% से भी कम बारिश, कहीं 35% बारिश गिरने के बाद भी आज लोग सरवाइव कर पाए, इसका कारण जलयुक्त शिवार है। तो आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस आपके लिए नेगेटिव पॉइंट, या आपको उसकी वजह से सीटें नहीं गंवानी पड़ेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, ऐसा है कि लोगों में जो उनको जब प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ती है, डिस्ट्रेस होता है, तो निश्चित कुछ न कुछ नकारात्मकता तो तैयार होती है। वो नहीं होगी ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन उस नकारात्मकता के बावजूद लोग जब कंपेयर करते हैं तो उनके ध्यान में आता है कि सिंसियर लोग हैं, इसलिए हमारे साथ लोग आएंगे। सर, लोकसभा इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। विपक्ष का मानना है कि 2004 जैसी स्थिति होगी देश में, जहां पे किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, ना किसी एक चेहरे के नाम पे सरकार आएगी। डू यू अग्री? देखिए, विपक्ष की हालत ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी है। अभी वो इसी बात में खुश है, उनको लगता है कि बीजेपी की सीटें कम आएगी। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अपने बलबूते पर पूरा बहुमत आएगा और एनडीए के साथ एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर, अगला मुद्दा जो है वो है राष्ट्रवाद का। भाजपा ने राष्ट्रवाद को काफी उछाला इस इलेक्शंस में। आप कहते हैं शहीदों के नाम पे वोट्स चाहिए, लेकिन आप ही की एक कैंडिडेट है मध्य प्रदेश में जो शहीदों के प्रति अवमानकारक शब्द बोलती हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्या? पहली बात तो यह है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा चुनाव में क्यों आया। आप देखिए क्यों आया। वो इसलिए आया कि अगर इस देश में देश की सेना शौर्य दिखाए, देश की सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारे और कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां देश की सेना के शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण करे, तो राष्ट्रवाद तो आएगा ही। अगर कांग्रेस यूपीए के साथी ये कहेंगे कि देश में एक प्रधानमंत्री और कश्मीर में दूसरे प्रधानमंत्री होने चाहिए, तो क्यों नहीं आएगी राष्ट्रवाद की बात? क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये व्यवस्था थी। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बाद जब उन्होंने नारा लगाया, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे और मैं बिना परमिट का कश्मीर में जाऊंगा, उनकी तो हत्या हुई। लेकिन उसके बाद इस देश को कश्मीर पूरे तरीके से मिला, हमने परमिट खत्म कर दिया, वहां का प्रधानमंत्री समाप्त कर दिया। अब अगर यूपीए के लोग ये कहेंगे, कांग्रेस के साथी अगर ये कहेंगे कि हमें वापस दूसरा प्रधानमंत्री चाहिए, तो राष्ट्रवाद की बात तो आएगी। अगर कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र ये कहेगा कि अगर हम चुनकर आते हैं तो कश्मीर में सेना कम करेंगे, अगर हम चुनकर आते हैं तो सेना को दिए हुए विशेष अधिकार हम कम करेंगे, तो राष्ट्रवाद तो आएगा। अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है हम अगर चुनकर आएंगे तो 124A यानी सिडिशन यानी देशद्रोह हम वापस ले लेंगे, हम ये कानून नहीं रखेंगे, तो राष्ट्रवाद तो आएगा ही आएगा। तो राष्ट्रवाद की बात इस देश के चुनाव में इसलिए आई कि अगर राष्ट्र विरोधी ताकतों को कुछ लोग मदद करने वाले बयान देंगे तो निश्चित रूप से ऐसी बातें आएगी। अब जहां तक साध्वी प्रज्ञा की बात है, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, स्वर्गीय हेमंत करकरे जी
एक हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर थे, देशभक्त थे, प्रामाणिक थे और इसलिए उनके ऊपर कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है और इसलिए जो बयान है, ये बयान को हम कतई समर्थन नहीं देते। साध्वी प्रज्ञा ने भी बयान वापस लिया है, उन्होंने भी माफी मांगी है, पर मेरा स्पष्ट मत है इस प्रकार का बयान नहीं दिया जाना चाहिए था। उनके अपने कुछ दुख होंगे, लेकिन इस प्रकार से उनके बारे में बयान देना ठीक नहीं है। अब जहां तक साध्वी प्रज्ञा को टिकट देने का सवाल है, देखिए एनआईए के इन्वेस्टिगेशन ने उनको पूरे तरीके से क्लीन चिट दी है। सर लेकिन ट्रायल अभी चल रही है। एक सुन लीजिए बात, पूरी बात सुनिए। एनआईए ने उनको क्लीन चिट दी और साथ ही में ये इन्वेस्टिगेशन पूरे तरीके से ये बताता है किस प्रकार से एक प्लॉट तैयार हुआ नैरेटिव तैयार करने के लिए। देश में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव तैयार करने के लिए किस प्रकार से प्लॉट तैयार हुआ और किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया। तो आपका कहना है हिंदू आतंकवाद नहीं है? हो ही नहीं सकता साहब। देखिए, जो आतंकवादी है वो हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व सहिष्णुता है। दुनिया ने जिनको आतंकवाद के कारण ठोकर मारकर निकाल दिया, ऐसे सभी को पनाह देने वाला हिंदुस्तान है। हमारी संस्कृति में आतंकवाद हो ही नहीं सकता। मैं तो आपको साफ बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति सहिष्णु नहीं है तो हिंदू नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आतंकवाद फैलाता है तो हिंदू नहीं है, हिंदुत्व में आतंकवाद को जगह नहीं है। लेकिन आप बात समझ लीजिए, मैं आपको उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं। जहां साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिली है और आप कहते हैं ट्रायल चल रही है, तो वो क्यों चुनाव लड़ रही है? राहुल गांधी की ट्रायल नहीं चल रही? राहुल गांधी बेल पर है, उनको क्लीन चिट मिली है, वो लड़ सकते हैं चुनाव, और इनको क्लीन चिट मिलने के बावजूद क्यों नहीं लड़ सकती? सर क्योंकि ये क्लीन चिट नहीं है, यहाँ पे ट्रायल चल रही है, वो बेल पे हैं, वो अभी भी अक्यूज। राहुल गांधी भी बेल पर है, टेरर जैसा चार्ज है। राहुल गांधी भी बेल पर है, राहुल गांधी भी बेल पर है और उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। इनका टेरर का चार्ज ये एनआईए ने खारिज किया है। राहुल गांधी जी का चार्ज खारिज नहीं हुआ है, वो बेल पर है। और सबसे बड़ी बात यह है, अपराधियों में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता वो भी अपराधी है, या जब तक कोर्ट नहीं कहता कोई अपराधी नहीं होता, पर अपराध में कोई भेद नहीं होता। ये अपराध है इसलिए बहुत अच्छा है और ये अपराध है इसलिए गलत है। अपराध तो अपराध होता है, इसलिए डबल स्टैंडर्ड्स की बात मत कीजिए। अगर इनको अधिकार नहीं तो उनको भी अधिकार नहीं है। इनको तो क्लीन चिट मिली है, उनको नहीं मिली है। बिल्कुल है। एक तरफ आप हेमंत करकरे को श्रद्धांजलि देते हैं, दूसरी तरफ आप उन्होंने ही किया हुआ इन्वेस्टिगेशन नकारते हैं, जहां पे साध्वी के खिलाफ काफी पुख्ता सबूत मिले, उनकी खुद की लूना मालेगांव ब्लास्ट में पाई गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन्वेस्टिगेशन एनआईए को दिया गया। एनआईए किसने तैयार की? यूपीए की सरकार ने तैयार की ना। किस लिए तैयार की? टेरर कोई भी रिलेटेड केस हो तो उस केस की जांच स्टेट पुलिस की जगह एनआईए करे। एनआईए ने जांच की ना, उन्होंने तैयार किए हुए एनआईए ने जांच करने के बाद उसमें यह पाया कि साध्वी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये जब एनआईए ने पाया और जब उन्होंने क्लीन चिट दी, अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप एनआईए के ऊपर भी विश्वास नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? भाई आपको तो नहीं पता, एनआईए को तो पता है ना। इन्वेस्टिगेशन तो एनआईए ने किया है ना। लेकिन अभी जजमेंट नहीं आया है ना। नहीं तो राहुल गांधी केस में कहाँ आया जजमेंट? सर टेरर अक्यूज एंड नॉन टेरर अक्यूज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ना एक्यूज इज एक्यूज, बट हाँ बिल्कुल सही है, अगर टेरर एक्यूज हो तो बिल्कुल उसको ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। पर ये टेरर एक्यूज नहीं है ऐसा एनआईए करे ना। एनआईए ने क्लीन चिट दी है। एनआईए ने तो प्लॉट ही बता दिया कि किस प्रकार से हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव तैयार करने के लिए इनको अपराधी बनाया गया। ये तो पूरा प्लॉट दिया है एनआईए ने। अब जब मुझे बताइए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहती है, भाई हमारे प्रोसिक्यूशन का रूल क्या है? प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव। प्रोसिक्यूशन कहता है कि भाई हमारे पास तो कोई इसका प्रूफ ही नहीं है, ये तो हुआ ही नहीं है, या इनका कोई हाथ ही नहीं है, हुआ नहीं है, इनका कोई हाथ ही नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है। वो ये भी कहता है कि इनको फंसाया गया है। उसके बावजूद क्या न्यायालय कोई अलग निर्णय देगा इसमें? जब प्रोसिक्यूशन ही प्रोसिक्यूट नहीं करना चाह रहा है तो कैसे अलग निर्णय होगा? इसलिए देखिए, मैं वापिस आपको कहता हूं कि साध्वी प्रज्ञा के केस में क्लीन चिट है।
राहुल जी के केस में तो नहीं है। सर, आगे चलते हुए आपने अभी राष्ट्रवाद की बात करते हुए आफ्सपा का मुद्दा चला। आपने ये भी कहा कि आपको ऐतराज है जो कांग्रेस उसके मैनिफेस्टो में कहती है, लेकिन फिर आपको महबूबा मुफ्ती चलती हैं जो सेपरेटिस्ट से ज्यादा लगाव रखती हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे अध्यक्ष ने इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया, हम लोग पहले डिप्लोमेटिक प्रयास करते हैं। कभी भी युद्ध में पहले डिप्लोमेसी होती है, एंगेजमेंट होती है, और इसलिए महबूबा मुफ्ती की पार्टी को हमने एंगेज करके ये प्रयास करके देखा कि देश की मुख्य धारा में ये लोग आए। लेकिन जिस समय ये ध्यान में आया कि देश की मुख्य धारा में आने वाले नहीं है, इनके इरादे गलत है, तो हमने सरकार को ठोकर मारकर हम सरकार में से बाहर आए। और मैं आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार महत्व की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश महत्व का है। और इसीलिए डिप्लोमेसी करके देखी, अगर डिप्लोमेसी में उसमें से राह नहीं निकली और ये लोग देश विरोधी लोगों को अगर मदद करते रहेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। एक क्रिटिसिज्म आप पे ये भी बना कि आपका जो जीत का परचम है वो इंपोर्टेड लोगों की वजह से है। इंपोर्टेड खानदान, जिनको आप डायनास बोलते हैं, उनको आप यहाँ पे लाते हैं, गूंस को आप अपनी पार्टी में लाते हैं और फिर वो अचानक पवित्र बन जाते हैं। ये क्या मैजिक पोशन है? देखिए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे कितने उम्मीदवार इंपोर्टेड है? 95% उम्मीदवार ये पार्टी में है, सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर से भी आए तो 10 साल 15 साल पहले पार्टी में आए हुए हैं। 2-3 लोगों को निश्चित रूप से हमने लिया है। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस और एनसीपी की जो परिवार है, जो डायनेस्टी है, जिन डायनेस्टी में पॉलिटिक्स चल रहा है, उनके बेटों को ये क्यों लगता है कि उनकी पार्टी में नहीं, मोदी जी की पार्टी में जाना चाहिए? देखिए, ये जो नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी को ये लगता है कि हमने मोदी जी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टियां या उनके घरानों की पार्टियां जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, उस राजनीति में उनको कोई रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ आए। और आप देखिए, अगर उसी पार्टी में रहते और बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा, तो इसको डायनेस्टी आप कह सकते थे। लेकिन वहां की पकी पकाई राजनीति को छोड़कर नए सिरे से हमारे साथ आ रहे हैं। तो इसलिए ये तो सवाल कांग्रेस और एनसीपी ने अपने आप को पूछना चाहिए कि उनकी युवा पीढ़ी को उन पार्टियों में दम क्यों नहीं लगता। सर, अगला मुद्दा है शिवसेना का। 4-4.5 साल आपने बिल्कुल अलग भाषा की, आपने कहा पटक देंगे, उन्होंने कहा हम ही हिंदुत्व के सच्चे रखवालदार हैं। अचानक अब जैसे ही चुनाव नजदीक आए हैं, आप इकट्ठे आए हैं, महाराष्ट्र को आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्यों भरोसा हो? आपको ये लगता है कि अचानक हम साथ में आए? हमको नहीं लगता। लेकिन फिर पटक देने की भाषा? पिछले 5 वर्षों में जब भी आप लोगों ने हमसे पूछा कि चुनाव में क्या होगा, हमने तो कहा कि बीजेपी सेना साथ में लड़ेगी। 30 साल हम साथ में लड़े हैं, 30 साल साथ में रहे हैं, 30 साल। इनमें से 2-3 साल हमें अनबन रही है, फिर भी साथ में थे। अनबन के बावजूद भी सरकार साथ में चला रहे थे, सारे निर्णय साथ में ले रहे थे। हमारी कैबिनेट का एक भी फैसला बहुमत से नहीं, सारे एकमत से, यूनानिमस फैसले हमने सारे लिए। कई अड़चने आई तो मैं और उद्धव जी साथ में बैठे, हमने उनको समाप्त किया, और इसलिए गवर्नेंस पर भी कोई असर हमने होने नहीं दिया। देखिए, हम 2 अलग अलग पार्टियां हैं और हम लोग साथ में लड़ते थे और अचानक एक दूसरे के खिलाफ लड़ लिए, तो उससे थोड़ी अनबन तो हुई। लेकिन हमारे साथ जो हमारे को जोड़ने वाला धागा हिंदुत्व का, वो एक ऐसा थ्रेड है कि जो हम दोनों को जोड़ता है। और हम दोनों को ये पता है कि स्टेट हो या देश हो, यहाँ के लोगों को लगता है कि हम दोनों साथ में होने चाहिए, क्योंकि हमारा वोटर है, वो साथ में है। हमारा वोटर जो है वो दोनों को साथ में देखना चाहता है, और इसलिए हम लोग साथ में आए। और ये जो बातें है ना, ये आप लोग बनाते हैं, पटकने की वटकने की बातें हम नहीं करते। देखिए, हमारे अमित शाह ने कहा था उस सभा में, ना अमित शाह ने ये नहीं कहा। अमित शाह जी ने ये कहा कि भाई हम हमारे दोस्तों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, जो हमारे साथ आएंगे उनको साथ में लेकर जाएंगे, जो नहीं आएंगे उनको हराएंगे। उस समय तो वो साथ में नहीं थे ना, तो इसीलिए तो बात आपको बनी। लगता नहीं थे? हमारे साथ तो सरकार में भी थे वो।
मैंने यही कहा कि देखिए बात का बतंगड़ तो आपने बनाया, इसलिए लोगों में ऐसा लगा कि ये कैसे साथ में आएंगे। हमारे में तो ये कोई था ही नहीं, इसलिए हम साथ में आ गए। तो आप कहते हैं कि अभी काडर्स में भी क्या ये भरोसा है कि वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे, या सिर्फ ये आला लीडरशिप का मानना है? नहीं जी, देखिए इतने साल साथ में काम किया है, हमारा डीएनए जो है ना, ये अलायंस का डीएनए है, बीजेपी शिवसेना का। एक दूसरे के साथ ही हमने, देखिए मेरी पीढ़ी का तो जो व्यक्ति बड़ा हुआ ना, जब हमारे अलायंस टूटा तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, क्योंकि मैं तो बड़ा ही अलायंस में हुआ हूं। क्योंकि मैंने समझ लीजिए 89 से मैंने राजनीति की शुरुआत की, 18-19 साल का था तब से हमारा अलायंस है। तो 2014 तक तो मैंने, देवेंद्र फडणवीस तो तैयारी हुआ अलायंस में, तो इसलिए जब अलायंस टूटा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं की आज की जो पीढ़ी है, एक बड़ी पीढ़ी ऐसी है, 75-80% लोग जो अलायंस में रहे हैं, जिन्होंने अलायंस को देखा है। इसलिए सब लोग, देखिए जब हम अलायंस में थे तब भी कुछ जगह तो चलता ही था हमारा, तो चलेगा, क्योंकि दो पार्टियां हैं, नहीं तो फिर घर में कई बार दो लोग साथ नहीं रह सकते, तो दो अलग अलग पार्टियों में थोड़ा बहुत तो होता है। सर, आप ही के अलायंस पार्टनर से अब एक नया नाम आके जुड़ा है। कल ही प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में आई हैं, काफी अलग कल्चर से आई हैं, आपके खिलाफ काफी प्रचार किया है, तो क्या ये पॉलिटिकल बैंक्रप्सी देखते हैं आप? तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा। देखिए किन्हीं विचारों से वो कांग्रेस पार्टी में थी, वहां की प्रवक्ता थी, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को काफी डिफेंड किया। और बहुत मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मुझे इन लोगों का आश्चर्य भी लगता है, और मतलब शब्द ठीक नहीं है, लेकिन शाबाशी देने वाली भी बात है कि इतनी बुरी परिस्थितियों में भी जहां पर कोई डिफेंस नहीं है, ऐसे समय भी इन लोगों ने कांग्रेस का डिफेंस किया है। दे हैव डिफेंडेड कांग्रेस। इतनी बुरी तरीके से जब कांग्रेस पार्टी पिट रही है, गलत बयानबाजी कर रही है, गलत हरकतें कर रही है, गलत काम कर रही है, ऐसे समय भी उन्होंने कांग्रेस को संभालने का प्रयास किया। लेकिन उनके ध्यान में आया कांग्रेस का कल्चर क्या है। वो ध्यान में आने के बाद कांग्रेस से उनका मोहभंग हुआ, और इसलिए उन्होंने शिवसेना में आने का निर्णय किया। मैं ऐसा मानता हूं, अभी वो सही जगह आई है, गलत जगह थी, गलत जगह सही काम करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन गलत जगह सही काम करके सही काम तो होगा नहीं, और इसलिए मुझे लगता है वो सही जगह आई है, ठीक जगह आई है। लेकिन काफी करारी टीका की है कई बार उन्होंने आप पे भी, तो वो क्या अब आपके लिए प्रचार करेंगी? क्यों नहीं करेंगे भाई। ऐसा है कि अगर किसी का मन बदला है और उसको लगता है कि हम गलत जगह थे, अब सही जगह आए हैं, तो ये आने के बाद तो प्रचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है शरद पवार जी के बारे में। उनका कहना है कि आप जितना पैसा डाल रहे हैं अभी इलेक्शंस में, उतना पैसा अभी तक उनके 52 इयर्स के पॉलिटिकल लाइफ में उन्होंने देखा नहीं है। वो कह रहे हैं बाकी पार्टियों के पास पैसा नहीं है, उनकी पार्टी के पास पैसा नहीं है, सारा पैसा भाजपा इलेक्शंस में डाल रही है। देखिए, ये मैं ऐसा मानता हूं कि शताब्दी का सबसे बड़ा जोक है। दुनिया का कोई व्यक्ति ये मान ले कि पवार साहब की पार्टी के पास पैसा नहीं है, मैं तो ये कहूंगा जिस दिन टाटा, बिरला, अंबानी ये लोग कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, उसी दिन मैं मानूंगा कि शरद पवार जी के पास या उनकी पार्टी के पास पैसा नहीं है। दुनिया जानती है इस देश में राजनीति में पैसे का कल्चर किसने लाया, ये दुनिया जानती है। और देखिए, अभी शरद पवार जी को रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उनकी पार्टी के सभाओं में लोग नहीं आते, तो उनको अब ये सारी चीजें पेन हो रही है, और इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। हमको पैसे की जरूरत ही नहीं है। लोग जब साथ में होते हैं ना, तो पैसा नहीं लगता, बिना पैसे के ही चुनाव होता है। और इसलिए हम आज सभाएं लेते हैं, दूर दूर से लोग अपने खर्चे से सभाओं में आ रहे हैं, अब उनको दर्द होता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा जोक है कि शरद पवार जी ने यह कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है और बीजेपी पैसा लगा रही है। मैं आज रात को बहुत अच्छे से सोते समय इस पर हंसूंगा। सर, लेकिन आप कंटिन्यूअसली पवार साहब को टारगेट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ भी रैलीज हुई, पीएम की हुई, आपकी हो रही हैं, उस पे पवार साहब पे कंटिन्यूअसली अटैक्स हो रहे हैं। ना वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना वो इलेक्टोरल रेस में हैं, तो क्यों आप कंसिस्टेंटली, कांग्रेस क्या आपके लिए कंपटीशन नहीं है? क्या एनसीपी कंपटीशन? ना, देखिए ऐसा है कि पवार साहब ने सबसे पहले दावा किया है कि ये जो महागठबंधन या जो महाखिचड़ी महामिलावट तैयार हुआ है वो मेरे कारण तैयार हुआ है। तो उन्होंने तो अपने आप को उसका नेता घोषित कर दिया ना।
तो जब उन्होंने नेता घोषित कर दिया तो उनके ऊपर तो बात होगी। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी पवार साहब की बी टीम है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में पवार साहब ही चलाते हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी है, एनसीपी और कांग्रेस के ज्वाइंट नेता महाराष्ट्र में शरद पवार जी है, इसलिए राहुल गांधी जी पर टीका होगी और शरद पवार जी पर होगी। सर, इतने आप कैंपेन्स ले रहे हैं, आपको ना सिर्फ खाना गाना भी काफी पसंद है, तो इस सब भागदौड़ में क्या आपको थोड़ा वक्त मिल पाता है आपकी जो हॉबीज हैं उनके लिए? मैं तो अभी एक ही गाना सुनता हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, यही गाना सुनता हूँ, दूसरा गाना नहीं सुनता। थैंक यू सर। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू नेटवर्क।